थैंक यू प्रोफेसर लता वरदराजन फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर जो G20 का काफी नजर रखी जा रही थी, और ये था कि भाई वो जो एक जॉइंट कम्युनिके है, कंसेंसस के साथ डिक्लेरेशन आ पाएगा कि नहीं। चूंकि यूक्रेन वॉर के बारे में ये था कि भाई सख्त रवैया अपनाएगा कि नहीं भारत, चूंकि वो होस्ट है और उसने एक न्यूट्रल सी पोजीशन ली हुई है। अमेरिका और उसके एलाइज तो चाहते हैं कि वो कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल मचाए, लाइक जैसे कहते हैं कि भू राजनीतिक स्ट्रगल रशिया के खिलाफ। पर एक और एक्टर है जो G20 में काफी इंपॉर्टेंट था, चाइना। सो अगर आप चाहते हो कि हर जगह से आप ये अपना स्ट्रगल रचाएं, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रगल में एक प्रायोरिटी कम हो जाती है, एंड मुझे लग रहा है कि ये अब यूक्रेन के में जो जंग है वो चाइनीज प्रायोरिटी के मुताबिक से कम हो रही है बस। और इसमें इंडिया का जो एक ग्लोबल स्टैचर है, उसमें आप क्या देखती हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी है, इस तरह का कंसेंसस डिक्लेरेशन है, और अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप दिला दी है, भारत की प्रेसिडेंसी में मिली, तो ये ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत को एक स्टैब्लिश होती दिख रही है। कैसे देखती हैं आप? अब आप तो जानते हैं कि भारत की जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो बीजेपी प्रशासन है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, वो तो डेफिनेटली ये दिखाना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत एक वैश्विक नेता बन गया है। दैट इसकी जो रिस्पेक्ट है, ना केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए है बल्कि इंडिया के लिए है, विश्व भर में। और ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है ये साफ दिखा देती है। पर एक तो है एस्पेक्ट ये जो परफॉर्मेटिव, एंड आपने तो देखा होगा कि 3 दिनों के लिए दिल्ली को बंद कर दिया गया इस G20 के लिए। पर ये ग्लोबल लीडरशिप की जो चर्चा हो रही है थोड़ा बहुत प्रीमेच्योर है। आप सोचिए कि पिछली बार इंडोनेशिया थी प्रेसिडेंट G20 की, अगले साल ब्राजील बनेगी। ये तो थोड़ी बहुत सर्कुलेटरी मूवमेंट है। सो इंडिया की पोजीशन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन की आप साइज देखिए, इंडियन इकोनॉमी की आप साइज देखिए, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। तो हाँ, ऐसी चीजों को अगर आप कॉन्शियसली कंसिडर करें तो हाँ, इंडिया एक इम्पोर्टेंट स्टेट एक्टर है। पर क्या सचमुच ये एक ग्लोबल प्लेयर है, और उसका मतलब भी क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है, और डेफिनेटली उतना आसान नहीं है जितना इंडियन प्रशासन करना चाहती है। जब ये ग्लोबल स्टेज पे एक मेजर पावर के तौर पे जिक्र होता है, तो इंडिया के लिए ये कहा जाता है कि भाई एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे पॉपुलस नेशन है, और दूसरा ये कि उसकी जो अब जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, लोकेशन जो है उसमें बहुत अहमियत हो गई, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक इंडिया की मदद बहुत जरूरी है। तो इन सब को देखते हुए, और ये कि कोऑपरेशन अमेरिका चाहता है कि ज्यादा हो अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया के साथ, उसने काफी बढ़ा। अभी जब मोदी साहब यहाँ पर आए थे स्टेट विजिट पे, तो जाहिर है कि वो सारी चीजें देखी हैं आपने। तो उस बैकग्राउंड में आपको लगता है कि ये एक जाहिर है कि अब ये आने वाले साल जो हैं कुछ, वो बहुत अहम होंगे एज ए ग्लोबल प्लेयर इंडिया के लिए। अहम होंगे इंडिया के लिए, बट अहम तो है सारे ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। आप देखिए, लाइक हर जगह आप देख रहे हैं तो संकट, क्राइसिस जो है कंटिन्यूअसली जारी रहा है। अब जंग जारी है, कोविड जारी है, ये क्लाइमेट क्राइसिस जारी है। और अब अभी अब आपने करेक्टली कहा कि इंडिया का जो सिचुएशन है, ग्लोबल पोजीशन है, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। बट ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं एक पोटेंशियल जंग एक दूसरे न्यूक्लियर आर्म पावर के साथ। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशंस को जब आप सोचोगे, तो ये कमिंग ईयर्स अहम है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, क्योंकि ये पोटेंशियली काफी डेंजरस हो सकते हैं। आप कह रही हैं कि क्या कुछ चीन के साथ जंग हो सकती है अमेरिका की, और उसमें इंडिया भी ड्रैग हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन कह रही हैं? एक तो पॉसिबिलिटी हमेशा है इस पे, सलीम, क्योंकि आप सोचिए अगर ये सारे जो मूव्स किए हैं G20 ने रिसेंटली,
आप अगर आपने जॉइंट कम्युनिकेशन पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि एक तो यूक्रेन के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, पर बातचीत तो एक हो रही है एक स्पाइस रोड की, जो कनेक्ट करेगा इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ अमरीकी सहायता के द्वारा। ये है उनका एक ऑल्टरनेटिव, जिस जहां जैसे चीन ने कहा था उनका अपना नया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सिल्क रोड, न्यू सिल्क रोड जिन्होंने कहा था, ये है उनका ऑल्टरनेटिव कि नहीं अभी हम एक नया स्पाइस रोड क्रिएट कर रहे हैं। तो इंडिया को बनाया जा रहा है और इंडिया खुद चाहता है कि वो बने एक इम्पोर्टेंट प्लेयर इस जियोपॉलिटिकल गेम में। पर जब हम ऐसे गेम्स खेलते हैं तो ये भूलना इम्पोर्टेंट है, भूलना नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि हम याद रखें कि ये गेम्स काफी डेंजरस हो सकती हैं। सो पोटेंशियली अगर आप देखें कि चीन के साथ एक जंग हो अमेरिका का, उसमें इंडिया पार्टिसिपेंट जरूर हो सकता है। अगर आप अलायंस ऐसे क्रिएट करो तो ये पॉसिबिलिटी तो है ना। अच्छा, इसको कैसे देखती हैं आपकी शी जिनपिंग साहब, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो वो नहीं आए G20 नहीं, में, तो उन्होंने क्या ये कैलकुलेशन करी कि भाई इसको वो स्टैचर ना दें G20 को, वहां पर ना जाके, और इंडिया को एक डिनाई करें ऐसी चीज की वो सक्सेसफुल ना मानी जाएगी वो समिट, एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं आया, तो क्या समझती हैं, ये कैलकुलेशन था या वो अब इस पूरे ऑर्डर से अलग हो रहे हैं, वेस्टर्न नया ऑर्डर एक बनाना चाहते हैं अगेंस्ट द वेस्ट? चाइना का क्या रुख क्या है? आई थिंक डेफिनेटली चाइना भी पोजीशन करना चाहती है अपने आप को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ की तरह। उस माहौल में आप देखोगे तो फिर हाँ, इंडिया चाइना का टॉप कंपेटिटर है उस माहौल में। एंड वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी की जो मुलाकात हुई थी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया बात करे उनके साथ एक सीरीज ऑफ इश्यूज पे, एक मुद्दा नहीं, दो मुद्दे नहीं, बट काफी इश्यूज जो उनके बॉर्डर को वो इम्पोर्टेंस समझते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर प्रेसिडेंट जी यहाँ आना नहीं चाहते थे, दोनों रीजंस के लिए जो आपने दिए, वो एक ये नहीं कहना चाहते थे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को बुला लिए हैं, और दूसरा हाँ वो अपना एक अलग ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, एंड उस ऑर्डर में जो कि ये वेस्टर्न ऑर्डर से डिफरेंट हो। सो हाँ। और अब क्या देखती हैं आप, ये बातें तो बहुत हो गई, जैसे और सम्मेलन होते हैं, ये भी शिखर सम्मेलन था, समिट थी, और बहुत बड़े बड़े वादे हो गए हैं तमाम, क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक में ऐसे चेंजेस की मांग भी की गई है कि भाई वो जरा एक्सेस आसानी से मिल सके, लोन्स वगैरह और पैसे मिल सकें, डेवलपमेंट एड जो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो ये सब पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होता आप देख रही हैं? क्योंकि इस तरह की बातें तो बहुत होती हैं ऐसे सम्मेलनों में, देख। ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सलीम, क्योंकि आप देखिए क्योंकि G20 की एस्टेब्लिशमेंट तो हुई थी 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। तो इस सिंस 1997 हर साल ये मिलते रहे, ये शिखर समिट्स तो होते रहते हैं। इसके बावजूद पिछले 20 सालों में आपने देखे कितने जंग हो रहे हैं, कितने फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, कोविड पेंडेमिक हुआ। सो एक तरह से देखा जाए तो इन शिखर समिट्स को हम देख सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस है। इन रियलिटी इनमें क्या देख सकते हैं हम कि ये जो भू राजनीति की जो मैप है वो चेंज हो रही है। एंड हम देख रहे हैं कि अलायंसेस नए बन रहे हैं, पुराने अलायंसेस अब फ्रे हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये दो पार्टिसिपेंट्स जो नहीं आए वो काफी महत्वपूर्ण है, रशिया और चाइना। सो एक तो इम्पोर्टेंट है कि हाँ अभी अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया गया कि नया मेंबर है यहाँ इसमें G20 में, बट इट्स ना ये सिर्फ ये बात ये नहीं कि कौन आए कौन नहीं आए भी काफी इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक इट्स थोड़ा ये परफॉर्मेंस एस्पेक्ट हो गया है, मोर देन एक्चुअल चेंजेस इन सम वेज। सो
और एक चीज ये भी कि जो वादा हुआ है कि भाई इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर देंगे, तो अमेरिका उसमें ज्यादा फंडिंग करेगा, लेकिन फंडिंग कहाँ से लाएंगे? ये क्या कांग्रेस से मांगेंगे? और ये सब प्रोसेस क्या बहुत आसान है इतना? नहीं, वो वही तो आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो जॉइंट कम्युनिके कहती है कि 60 डेज में वो अपना मोर डिटेल्ड प्लान्स प्रेजेंट करेंगे। पर आप देखिए कि कौन कौन से देशों की हम बात कर रहे हैं। एक तो है सऊदी अरेबिया, दूसरा है इजराइल, जो जो कि अब नेतन्याहू की प्रशासन अपना एक अलग सा खेल खेल रही है। ये यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ ऐसे देशों की इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो पता नहीं कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट देगा। और फिर इंडिया की बात आप देखिए ना, लाइक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे विश्व में। इतना कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, बट इनइक्वालिटी भी उतनी ही बड़ी है। तो पता नहीं कि ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, और इसका अल्टीमेट फायदा कौन कौन एक्सपीरियंस करेगा, हमें कुछ नहीं पता। तो इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, अभी तो काम शुरू हुआ है शायद। लेकिन ये जो तस्वीरों की बात की आपने और एक बड़ी जो आज की ही है, राजघाट पे गए सब लीडर्स को लेके मोदी साहब, और जाहिर है कि यहाँ के मीडिया ने भी ये सब मेंशन किया है कि ये बहुत ही नोटवर्दी था कि मोदी साहब लेके सबको गए गांधी जी की समाधि पे। और ये वही हैं मोदी साहब जिनकी की सपोर्टर्स और जिनकी की पार्टी है, जिनका खुद एक हिंदू फर्स्ट का एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, जिसमें कि इंक्लूसिव पॉलिसीज नहीं है इनकी, जो कि प्लूरलिस्टिक, गांधी जी प्लूरलिज्म में विश्वास करते थे। तो ये एक नोट किया, तो मैंने कहा ये आपसे भी मेंशन करके मैं आपकी राय जानना चाहता था कि ये कैसे लगी आपको, ये कॉन्ट्रास्ट वहां पे। ये कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली सरप्राइजिंग तो है नहीं ना सलीम। तो ये क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जब हम G20 जैसे समिट की इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय माहौल को देखना काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये तो ये रहा एक अटेम्प्ट हमारे प्रधानमंत्री का इंडिया में कि वो अपने पोजीशन को लेजिटिमाइज करें। वो तो हमेशा कहते हैं कि नहीं, उनके इंडिया में तो सब सब इक्वल है। डेमोक्रेसी तो इंडिया में तो पहले से रहा है। इंडिया को क्या कहते हैं आजकल, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कहा जाता है इनके। सो वो तो एक तस्वीर खींचना चाहते हैं इंडिया की, जहां वो ऑलमोस्ट जैसे एक दूसरे फादर ऑफ द नेशन है, जहां सारे जो डिफरेंसेस है उनके अंडर एकदम सॉल्व हो चुका है। क्योंकि अब देखिए ये मैंने जैसे कहा, ये ऐसे शिखर समेत एक अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं, एक मौका बन जाते हैं लोकल लीडर्स के लिए कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना लेजिटिमेसी बढ़ाएं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फोटो ऑप जैसे कहा जाता है, ये थोड़ा पे ऑफ था इस समिट का। यहाँ पे भी वाइडली रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्टर्स ने देखा उनको। जाहिर है कि यहाँ की पूरी जो प्रेस कोर गई थी, वो सारे जर्नलिस्ट पहुंचे हुए थे, वो ये सब देख के चौंक रहे थे कि भाई ये होर्डिंग्स लगी हुई हैं हर 2 कदम पे, देखिए तो आप एक होर्डिंग लगी है G20 की, और मोदी साहब का चेहरा भी साथ में लगा है ज्यादातर पे। तो ये एक बड़ी अजीब सा स्पेक्टिकल किस्म की चीज थी, और यही लफ्ज, यही वर्ड यूज भी किया मैंने, रिपोर्टर्स को सुन रहा था मैं। तो ये उनको लिए बड़ी हैरत की बात थी कि भाई ये इसको एक अपने पॉलिटिकल जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, वोटर्स हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं लोकसभा के, उसके लिए भी मोदी साहब बहुत इसका इस्तेमाल कर रहे थे। 200 मीटिंग्स हुई 60 सिटीज में अक्रॉस द नेशन। तो ये सब चीजें पहले नहीं हुई थी, किसी भी G20 में इस तरह से नहीं हुआ। और ये जाहिर है कि कटआउट्स बड़े बड़े किसी एक लीडर के, और वो क्या बताता है आपको और ये जाहिर है कि सब इस पे चर्चा करते रहते हैं, तो मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। ये तो क्लियरली दिखाता है कि ये एक मौका था बीजेपी प्रशासन के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि वो अपना इलेक्शन कैंपेन स्टेट मनी के साथ स्टार्ट करें। ये एक मौका था उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने का, एक तो कि फॉरेन ऑडियंस के लिए कि देखिए हमारी शक्ति इतनी है कि हम अपने कैपिटल को 3 दिनों के लिए कंप्लीटली बंद करा सकते हैं। और दूसरा डोमेस्टिक ऑडियंस को ये दिखाना था कि देखिए हमारे नेतृत्व में इंडिया को अब सब एक ग्लोबल नेता मान रहे हैं।
सो ये दो डिफरेंट ऑडियंसेस को, ये इनके कैप्टिव ऑडियंस थे ये 3 दिनों के लिए, और ये था उनका स्टार्टिंग एक्ट इस पे। तो इट्स नॉट, ये सरप्राइज की बात तो है नहीं। सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, और इसी हिसाब से ये नेम चेंज, दो जो देश का नेम चेंज इनफॉर्मली कर दिया गया, वो भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अपोजिशन अपने आप को अभी एक एक्रोनिम दिला रही है इंडिया, तो इन्होंने देश का नाम बदल दिया और कहते हैं कि ये अब भारत है। सो ये आप देख रहे हैं एक एक शिखर समिट जहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंसेस थोड़े कोलैप्स हो गए हैं। सो नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखना होगा कि भाई अब किस तरह से वोटर्स देखते हैं इसको और लेते हैं इलेक्शंस में। ये जाहिर है कि चीज़ें शायद वोटर्स कंसिडर करें। थैंक यू प्रोफेसर लता वरदराजन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन। थैंक यू सलीम।